जा रहा है 4 का जिक्र होता है और 7.4 देखिए किसमें आ रहा है, ये जो आपका है इसमें आ रहा है, अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या या फिर है फेफड़ा हृदय। आप बताइए, आपने लीवर सिरोसिस पढ़ा था, तभी आपने पढ़ा था लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उसको हटाने का काम करता है। लीवर करिए ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, वाहक होती है। जो लाल रक्त कणिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका होती है ब्लड को जमाने में, कोगुलेट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी भूमिका किसमें होती है, उनकी होती है शरीर को रोग से बचाने में, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में। तो लीवर में नहीं बनता है इंसुलिन, कहाँ बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास पिकाओं के बीटा सेल में बनता है। तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 19 अप्रैल को क्या किया जाता है, लीवर डे मनाया जाता है। यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बड़ी लगवाई है। तो ये क्या हो गया, ये वैक्सीन हमारे द्वारा जो लगा, और क्या होगी, ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, होता है। क्वेश्चन नंबर एंजाइटी, आपके पास है डोपामाइन, आपके इसके बाद है आपका गाबा, और हमारी जो चिंता एंजाइटी हो उसको रेगुलेट करने वाला जो है उसका नाम क्या है, सेरोटोनिन है। ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा मूड अच्छा। ग्लूकागोन कहाँ बनता है, अल्फा सेल में। वैसे ही अगर कभी बनते हैं बी सेल में बनते हैं, ठीक है, किस में बनते हैं, बी सेल में बनते हैं। अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एक प्रकार का छनौटा है जो हमारे ब्लड से जितनी भी अशुद्धियां उसको छान के पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वसा का प्रकार हृदय के लिए है ना सबसे हानिकारक है। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्या होता है कि जो हमारा ट्रांस फैट है ये मनुष्य के शरीर के लिए सबसे ज्यादा, पॉली अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, इन सबकी अपनी अलग अलग भूमिका है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि आज के समय में हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किटोनिक पाए जाते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जो हमारा सैचुरेटेड उसकी भी अपनी भूमिका होती है। ओ है ना, ओ ये का बनाना, और चौथा है हार्मोन ट्रांसफर का बनाना, ये क्या है, ये प्लेटलेट्स का प्रमुख काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का एज अ हेल्पर होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कोशिकाओं का विनाश के बाद जान ही रहे हैं, लिम्फोसाइट का उत्पादन सब है ना। अब इसमें से कुछ इसके प्राइमरी काम है और कुछ सेकेंडरी है, लेकिन ये जो इंसुलिन है इसका संबंध ही नहीं है। व्यास यानी कि लैंगरहैंस की कोशिकाओं के बीटा सेल्स ना तो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से संबंध। तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यक्ति के ज्ञान या जानकारी में परिवर्तन करना, व्यक्ति के कार्य कौशल में परिवर्तन, वर्ग स्किल यानी कि कार्य कौशल में परिवर्तन करना, और एक ध्यान रखिएगा व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन करना, ठीक है। प्रसार शिक्षा करना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, सी, अर्थात प्रसार शिक्षा को उत्पन्न वाला मधुमेह ना जो बच्चों में होता है, ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसुलिन उत्पादन करने वाली कोशिकाएं होती है ना, अर्थात बीटा सेल, वही सेल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर बच्चों के शरीर में बीटा सेल ही नहीं है, बीटा सेल ही नहीं है, इंसुलिन बनेगा कहाँ से, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, इंसुलिन पर डिपेंड हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ओके। फिर वह हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पहला सेरिब्रम या फिर आपका सेरिब्रम के क्या, सेरिब्रम, ठीक है, ओके। आंसर क्या हो गया, आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें ब्लड आपका शुद्ध ब्लड रहता है ना आर्टरीज में, है ना, बताइए। हाइपर का ही मतलब होता है ज्यादा, एथेरोस्क्लेरोसिस ये तो हृदय से संबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा, धमनियों में उच्च रक्तचाप से जुड़ा हुआ जो शब्द है वो क्या है, हाइपर टेंशन है ना। क्या है, तो होते हैं ना जिसको स्प्लेनेट कहा जाता है, वहाँ से एक लार्वा निकालता है, चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसमें फाइब्रिन नाम का छोटा जाता है, लार्वा निकलता जाता है और एक आवरण बन जाता है, वो उसमें ढक जाता है और बची है। तो ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग नाम का गोंद हट जाए, ठीक है। फिर ब्रशिंग कर रहे थे, फिर ब्रशिंग के तुरंत बाद क्लीनिंग कर, क्योंकि बहुत लंबा होता है ना, प्राकृतिक का सबसे लंबा रेशा यही है। हम क्या करते हैं, ये जो प्रक्रिया हुई इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें दो क्वालिटी है, एक तो उसकी लंबाई है, दूसरा उसकी चमक है। ये दो क्वालिटीज है जो सबसे प्रमुख है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि किस प्रकार का रेशा अपनी अद्वितीय चमक के लिए जाना, जिसको वाइड सिल्क कहा जाता है, एक होता है कल्टीवेटेड यानी कि उत्पादित। ये एरी हो गया, तुषार, मूंगा, ये सब क्या है, वाइल्ड है, जंगली। इनकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी होगी तो जो कल्टीवेटेड है, उत्पादित है, इससे कम होगी। और उत्पादित में क्या आ रहा है, ये मलबरी, याद करिए बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा लीफ खाता है ना, और उस कीड़े के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, याद है। आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वो जाना जाता है। और उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। पहला है एरी सिल्क, दूसरा है तुषार सिल्क, तीसरा है मरबली या मई जो मलबरी है, और तीसरा मूंगा। अब ये बताइए उच्च गुणवत्ता की बात हो रही है और हमने पढ़ा है कि रेशम की प्राप्ति दो जगह से, एक होता है जंगली जिसको वाइल्ड सिल्क कहा जाता है, एक होता है कल्टीवेटेड यानी कि उत्पादित। ये एरी हो गया, तुषार, मूंगा, ये सब क्या है, वाइल्ड है, जंगली। इनकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी होगी तो जो कल्टीवेटेड है, उत्पादित है, उससे कम होगी। और उत्पादित में क्या आ रहा है, ये मलबरी, याद करिए बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा क्या खाता है, मलबरी खाता है ना, क्या होता है।
रेशम जो कि वाइल्ड है, स्वनिर्मित है, आपका तुषार एरी होगा, है ना, तुषार सिल्क, ठीक है। ये जो तुषार सिल्क है ये क्या है, ये ओक की पत्तियों पर मतलब इसके कीड़े पलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, होता है इससे, ये जो होगा है ना इससे भी ज्यादा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मुख्य उपयोग क्या है, पहला ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, दूसरा बैंडेज मतलब पट्टी बनाने में, तीसरा डायग्नोस्टिक टूल बनाने में मतलब डायग्नोस जांच करने वाला उपकरण बनाने में, और फिर आपका है सर्जिकल स्टिचेस बनाने में। सर्जिकल स्टिचेस क्या होते हैं, वही जिसको हम स्टिच के दौरान, स्टिच मतलब वही जब हम टांका लगाते हैं ना तब हम इसका यूज करते हैं। मे भी आपको दिखे ना, लेकिन ये इस तरीके का ये देख पा रहे होंगे, धागा यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है पतला, ठीक है। ओके, वो किससे बनता है, वो आपका बनता है किससे, वो आपका रेशम से बनता है, ठीक है। ओके, चलिए एकदम लाइट वेट का ये होता है। आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया दो तरीके दिखता है, एक तो हमें सफेद रंग का दिखता है, एक हमें गोल्डन कलर का दिखता है कि नहीं। आपको ऊन अगर आप देखें तो एक आपको व्हाइट कलर का दिखता है और एक आपको गोल्डन कलर का दिखता है। तो यहाँ पे ये गोल्डन कलर सुनहरा, रेशम में सुनहरा रंग पूछा जा रहा है, तो वो जो गोल्डन कलर का जो कोकून है ना वो भारत का कोकून है, अर्थात कहा जा रहा है कौन सा रेशम उत्पादन करने वाला देश एक अद्वितीय प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है जिसमें सुनहरा रंग होता है, वो सुनहरे रंग गोल्डन कलर का होता है। अब आंसर क्या करेंगे, जब हमने गोंद हटाया था तो आपके सिल्क में एक गोंद होता है ना जिसका नाम सेरेशिन है, हम उस गोंद को हटाते हैं ना, जब हम गोंद हटाते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी सामान्य जनरल टेक्निक है जिसका उपयोग रेशम के कीड़े की चमक, रेशम के कपड़े की चमक और चिकनाई बढ़ाने के लिए। तो रंगने हो जाएगा, स्पिनिंग हो गया, बिक ही रहा है क्या, पेब्रिन डिजीज इसमें देखिए लग गई है। अब इसका जो रंग वंग है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो लंबाई होगी ना वो इसके नाम से जाना जाता है। आप थोड़ा सा इसको कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ये बात पूछा गया है, ठीक है, क्लियर। ओके, चलिए मेरी बात क्लियर है, ठीक है। ओके, पेब्रिन, ओके, आगे चले। होती है रेशम के कीड़ों पे, रेशम के जो कीट होते हैं कोकून वगैरह पे, उस पे कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, कीट बहुत जल्दी लगते हैं, संक्रमण बहुत जल्दी होता है। तो ये जो डिजीज मैनेजमेंट है ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, विकार है। पहला आपका है ऑस्टियो, ये जो हमारा रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ये क्या है, ये हमारे जोड़ों को प्रभावित करता है। ये जो हमारे जोड़ है ना, इसे समझ, ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट हड्डियों का डॉक्टर है ना, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का गल जाना है ना, ऑस्टियो ये है सब हड्डियों से संबंधित। ये गठिया भी क्या है, ये ऑटो इम्यून नहीं है, जबकि ये जो आपका ये जो आता है मुख्य रूप से फिल्टर करने का काम करता है। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ऑप्शन वही है लेकिन आपके ऑप्शन वही है लेकिन आंसर बदलेगा। पूछा गया कौन सी स्थिति जोड़ों में यूरिक बनेगा ही बनेगा, प्रोटीन नाइट्रोजन सबस्टेंस है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गठिया हो जाएगा। अर्थात कौन सी स्थिति जोड़ों में 40 का आंसर क्या करेंगे कि अगर हम फाइट एंड फ्लाइट की बात करें, मतलब लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया की बात करें, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नॉरपेनेफ्रिन, ठीक है, नॉरपेनेफ्रिन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कौन सा हार्मोन साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, ये तरीके हैं, तरीके मतलब ये नहीं कि हवा में क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, जो वायु आती है व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, इनहेलर ज्यादा की जरूरत पड़ती है, पहले के टाइम में बड़ा होता था, टीवी में दिखाता था अक्सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वगैरह में जो सिल्क यूज हो रहा है एक्चुअली होगा, या फिर हाइपो का मतलब भी होता है कम, लेस, ठीक है, हाइपरथायरॉइड की मात्रा ज्यादा हो रही है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम इससे संबंधित है नहीं, क्या कहा जाएगा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, डायबिटीज मेलिटस की कहलाती है। आपका 40 जैसे हृदय मांसपेशी क्या अनैक्सिया, उस पर जो मसल्स होते हैं, उस पर जो ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चिकने होते हैं ताकि कोई भी आघात उन तक पहुंचे ना, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैसे होते हैं, चिकने मसल्स है ना। आंसर क्या लेवल बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो कि कहाँ से बनता है, पेनक्रियाज में बनता है, लैंगरहैंस की तंत्रिकाओं के अल्फा सेल से बनता है। लेकिन अगर घटाने की बात की जा रही है, किसकी बात कर रहे हैं, घटाने का है, ये इंसुलिन करता है जो कि पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की मीट है, कि हमारा वजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वेट लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका हाइपोथायरॉइड में क्या हो रहा है, वजन कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, क्लियर है, ओके, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 51 डी हो जाए, क्या करता है, ये आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित कर 55 है, इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया डी, ठीक है, ओके। भावनात्मक कल्याण यानी कि इमोशनल वेलबींग, बताइए जल्दी से आंसर करिए। हाँ, वो प्रभावी तरीके से चलाने के लिए है भावनात्मक कल्याण, इमोशनल वेलबींग होता है ना। पेनक्रियाज में बनता है, लैंगरहैंस की तंत्रिकाओं के अल्फा सेल से पेनक्रियाज में। ग्लूकागॉन ये तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो कि कहाँ से बनता है, पेनक्रियाज में ही बनता है, लेकिन घटाने की, तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को घटाने का काम कौन करता है, ये इंसुलिन करता है जो कि पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की
बीटा हाइपरथायरॉइड्स में क्या होता है, उसका प्राथमिक लक्षण यह है कि हमारा वजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका चले क्वेश्चन नंबर, पहले यहाँ तक तो बता दिए, यहाँ तक की चीजों को। आइरिस, ठीक है, आइरिस क्या करता है, ये आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो है वो अनियंत्रित स्थिति में वृद्धि करने लगे। आपके पास क्या है, हाइपर पे क्या कहा जाएगा, डिस्प्लास्मिया कहा जाएगा। ठीक है, ओके, क्या कहा जाएगा, डिस्प्लास्मिया कहा जाएगा। अर्थात ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो है, बताइए, पूछा जा रहा है आपका, ठीक है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी, बताइए जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी बिल्कुल, क्या करेंगे, आंसर करेंगे कि गृह प्रबंधन को प्रभावी तरीके से चलाने का आत्मक कल्याण, इमोशनल वेलबींग होता है ना। बाकी हमें तो पता है कि गृह प्रबंधन तो हमें तो पता ही है कि गृह प्रबंधन तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर है ना, वास्तविकता हम यही पढ़ते हैं ना। लेकिन अब ऐसे ऑप्शन है नहीं, और ऐसे ऑप्शन है नहीं, तो जो हमारे पास है, ठीक है, तो वो अपने आप मैनेजमेंट को प्रेरक कारक के रूप में कैसे कार्य करता है, बताइए। लक्ष्य निर्माण या लक्ष्य निर्धारण, हम क्या कर दें, हम गोल सेट कर लें, है ना, हम गोल सेट कर लें, तो ये जो गोल हम सेट करेंगे उससे हमारे मैनेजमेंट में कैसे हेल्प मिले, धारण कर लेते हैं ना, तो हमें एक रूट मिल जाते हैं। जैसे हमें टीचर बनना है, अब हम उसी दिशा में काम करेंगे ना, अब हम बीटेक नहीं पढ़ने जाएंगे, अब हम बीसीए नहीं करेंगे। डायरेक्शन एंड पर्पज, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, उत्साहन साथियों का करेंगे कि अगर हम घर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, सौंदर्य बोध। गृह सज्जा में क्या चाहिए, आपने पढ़ा है, गृह सज्जा के प्रेरक तत्व हैं, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की क्षमता, याद है आपको, उपयोगिता, ये सब पढ़ते हैं ना। तो बस वही पूछा जा रहा है कि स्वच्छ और व्यवस्थित घर प्रेरक कारक महत्वपूर्ण है, तो सौंदर्य की सराहना, झूमर आभूषण की जरूरत नहीं होती है, भावनात्मक तनाव को कम करके। क्वेश्चन नंबर 59, आंसर आपको बताना, आप कैसे बताएंगे कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये घरेलू खर्चों को कम नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा उत्पादकता है ना, उत्पादकता मतलब ये हमारा प्रोडक्टिविटी को इनहेंस जाएगा, हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे है कि हमारे पास 2 घंटा है, 2 घंटा में हम काम करें और हमने टाइम को मैनेज कर लिया है, हम 3 घंटा अपने काम के लिए बचा रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। हम 3 घंटा काम करें तो 3, आंसर क्या हो गया, मान्यता। ठीक है, और लास्ट आपका है आर्थिक लाभ, आप आंसर क्या करेंगे। पहली बात तो पूछा गया है आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशनल फैक्टर, बाहरी पुरस्कार, ये क्या है, ये बाहर है, ये बाह्य मोटिवेशनल फैक्टर में आएंगे। समाज क्या है, बाह्य है। ठीक है, आर्थिक स्थिति बाह्य है, अरे आंतरिक मतलब जो आपके अंदर हो, अंदर हमें क्या मिलता है, कोई भी काम हम करते हैं ना तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आंतरिक है। याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा है आय के 3 प्रकार में, साइकी इनकम, संतोष वाला, ये वही है, व्यक्तिगत संतोष। ठीक है, ओके, ये आंतरिकता की क्या भूमिका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है, करती है। ठीक है, ओके, अनावश्यक वस्तु पर खर्चों को सीमित करती है, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, फैक्टर क्या कर सकता है, मदद सकता है। पहला, गृह रखरखाव कार्यों को कम करके कार्य जीवन संतुलन बढ़ाकर, मानसिक विश्राम बढ़ाकर, या सामाजिक आरामदायक जो घरेलू वातावरण होता है, हम कैसे कहते हैं कि घर आने, आपने देखा होगा जब लोग गुस्सा आते तो कहते हैं ना कि घर आने का तो मनी तो और मेंटेन है, कि जो आरामदायक घरेलू वातावरण है, देखिए कंफर्टेबल होम एनवायरनमेंट, ये बढ़ा करके है ना, आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। हेल्थ एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज, कौन सी संस्था मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है और वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया समन्वित कर। क्वेश्चन नंबर 66, आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, WHO। ठीक है, जो यंग एडल्ट है, मतलब पूरे एडल्ट नहीं है, यंग मतलब युवा है अभी। ठीक है, ओके, तो 20-22 साल वाले, इसका मतलब युवा। तो युवा व्यवस्था में सबसे आम तौर पर किस प्रकार का मधुमेह पाया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज ऑन द यंग, बताइए। यानी युवा वयस्कों में परिपक्वता प्रारंभ होने वाला। अब देखिए, हम लोगों ने डायबिटीज के प्रकार पढ़े हैं, टाइप 1 पढ़ा है जो कि बच्चों में होता है, टाइप 2 जो कि 40 के बाद लोगों में होता है, और एक हम लोगों ने पढ़ा है जो कुपोषण के कारण होता है, जिसको टाइप 3 भी कहा जाता है। हम लोगों ने गेस्टेशनल डायबिटीज भी पढ़ा है जो कि गर्भावस्था में होता है। ठीक है, ओके, उसी तरीके से एक और डायबिटीज है जिसको कहा जाता है MODY, MODY, मैच्योरिटी, मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, युवा हो रहा होता है। देखिए ये क्या होता है, ये देखिए MODY मतलब होता है युवा वयस्क में परिपक्वता प्रारंभ, मतलब जब बच्चों में नहीं होगा, युवा यूथ में होगा। ठीक है, जब वो परिपक्व हो रहा होता है तब उस समय होता है, फिर वो ठीक भी हो जाता है। जैसे गेस्टेशनल सामान्यतः ठीक हो जाता है ना गर्भावस्था पर, वैसे ये भी है जिसको क्या कहता है, MODY के नाम से आता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा और युवा दोनों पूछा है। ठीक है, तो बच्चा और युवा अगर हम दोनों की बात करें तो ये जो होगा ये किस में होगा, टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक है, ओके, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, याद है आपको, क्लियर। चलिए देखिए, अरे आंसर मत बदल दिया करो भाई, ये लोग फटाक से आंसर ही बदल देते हैं, पूरी बात सुन लिया करिए। बच्चों की बात की जा रही है और एडल्ट में भी मतलब यंग एडल्ट 20-22 साल वाले, और इसमें क्या होगा, टाइप 1 होगा ना, फिर उसके बाद 40 साल बाद के बाद आपका टाइप 2 होने लगता है। ठीक है, ओके, और ये देखिए, ये जो आपका तीसरा है वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें होता है। ठीक है, और ये जो चौथा है जिसको MODY कहा जा रहा है, ये युवा में हो रहा है, बच्चों में नहीं, जो लोग यूथ जो हो रहे हैं ना, जो यूथ हैं उनमें। ठीक है, तो देखिए MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑन द यंग में हो रहा है, यानी कि युवा वयस्कों में परिपक्वता प्रारंभ मधुमेह, जब वो परिपक्व हो रहे होते हैं ना, यूथ बन रहे होते हैं, तब ये देखने को मिलता है। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया भी है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए यही टेस्ट यूज होता है, बताइए।
पिछले 2-3 महीनों में औसत रक्त शर्करा के स्तर को जानने के लिए, ठीक है, ओके, हाँ, बताइए, परीक्षण मतलब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, A1C टेस्ट, और लास्ट आपका है रैंडम ब्लड ग्लूकोज A1C टेस्ट, ओके। यही तो सबसे सटीक टेस्ट था जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, हम पूरा सटीक अपना ग्लूकोज का स्तर हम निकाल पा रहे थे। एक है क्या नॉन सटीक अपना 2 से 3 महीने का ग्लूकोज का स्तर हम निकाल पा रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69, आंसर हमारा हो गया सी। याद करिए इसके 3 स्टैंडर्ड हैं, है ना, एक है क्या नॉन डायबिटीज, दूसरा है प्री डायबिटीज और तीसरा है डायबिटीज, याद होगा, ठीक है। चलिए है 70 to 99 मिलीग्राम पर डियल, सेकेंड है 100 to 125 मिलीग्राम पर डियल, और थर्ड है 126 to 150 मिलीग्राम पर डियल, और लास्ट है 150 ग्राम प्रति पर डियल एबव, यानी उससे ऊपर। आप आंसर क्या करेंगे, अगर क्या किया जाए उपवास फास्टिंग, तो फास्टिंग में और कम होना चाहिए, अर्थात कितना होना चाहिए आपका 70 to 99 मिलीग्राम पर डीएल, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 2021 में आपसे नॉर्मल ब्लड शुगर पूछा गया था, ओके। ये नॉर्मल ब्लड शुगर नहीं है, ये आपने कुछ खाया पिया नहीं है, ये उसकी अब बात की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर क्या करेंगे, देखिए आपका 71, यानी आपको मधुमेह से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है, मधुमेह है तो हृदय रोग ज्यादा है, आपने सुना भी होगा कि अरे इनको तो पहले से ही डायबिटीज था, बीपी था, तो ये तो होता ही होता है। अभी आपने सुना भी था वीज मतलब वो जो वो है शुगर, ठीक है, उसको प्रॉपर छान नहीं पाती है, मतलब आपको किडनी भी दिक्कत करती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, इसका संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा जीवन शैली परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावी, पहला कार्बोहाइड्रेट सेवन को कम किया, ओके। आंसर क्या करेंगे, आप करेंगे बी, ठीक है, डांसिंग करिए, स्विमिंग करिए, है ना, आप क्या है, बताइए। पहला टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और जो तीसरा है वो क्या है, गर्भावधि मधुमेह यानी गेस्टेशनल डायबिटीज, और एक लिखा है LADA, अर्थात जो एडल्ट में है, यानी कि आपका लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज की जो ऐसा जो डायबिटीज का प्रकार है जो जिसमें इंसुलिन प्रतिरोध से जो जुड़ा हुआ है, वो है आपका बी, मतलब इंसुलिन सही से बनता नहीं है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन सही से बनेगा नहीं, काम नहीं करेगा, जबकि टाइप 1 में तो कोशिका ही मर जाती है, बीटा सेल ही खत्म होने लगते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा है आपका डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, और चौथा जो है वो है हाइपर, हटना पूछा जा रहा है, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ओके। जैसे मान लीजिए रक्त शर्करा ऊपर हो रही है ना, तो इंसुलिन जिम्मेदार होता है, अगर घट रही है तो पता है ग्लूकागॉन जिम्मेदार होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया सब इंसुलिन से संबंधित है, रक्त में आपके ग्लूकोज बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब घट रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ग्लूकागॉन, जो कि पैनक्रियास के लंगरहैंस की सिंथेटिक उत्पत्ति। दूसरा है नॉन बायो डिग्रेडेबल, यानी गैर, अगर हम प्राकृतिक की बात करें ना तो ये सिंथेटिक थोड़ी होते हैं, सिंथेटिक मतलब होगा नायलॉन पॉलिस्टर, ये होगा नहीं, होते हैं, आप क्या बताएंगे, ये ऐसे मिलते हैं पौधों और जानवर, कॉटन होता है, और प्रभाव कैसा रहेगा, तिरछा रहेगा, याद है। तो पूछा गया कौन सा प्राकृतिक फाइबर आमतौर पर डेनिम कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, तो डेनिम पर जो बुनाई होती है वो होती है ट्विल, और जो कपड़ा यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉटन यूज होता है, अर्थात कपास का सूती कपड़ा यूज होता है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 आता है, इसमें छोटे छोटे लूप्स होते हैं और इससे अवशोषक क्षमता बहुत होती है, और ये स्पेशली क्या किए जाते हैं, तौलिया बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। तो हमें तो पता है कि लिनन का उपयोग होता है, लेकिन अब उसमें उससे बढ़िया एक ऑप्शन दे दिया गया है, वो क्या है, टेरी क्लॉथ है, और जो टेरी क्लॉथ होता है, ओके, जो टेरी क्लॉथ होता है ये कैसा होता है, उसको सोखने के लिए, और ठीक है, ओके। ये देखिए टेरी क्लॉथ, यही है टेरी फैब्रिक है, ये टेरी वाला, ठीक, और ये स्पेशली इसी के लिए यूज होता है, तौलिया के लिए है ही है ये, ओके, इसके लिए स्पेशली तौलिया के लिए यूज किया जाता है, क्या टेरी क्लॉथ ही, और ऑप्शन में लिनन भी है, तो आप किसको लगाएंगे, आप हमेशा टेरी क्लॉथ को लगाएंगे। इट इज क्लियर, तो अच्छा भैया तो ठीक है, क्षमता बहुत होती है। चलिए अब देखिए पूछा जा रहा है कि लिनन फाइबर का उपयोग क्या है, पहला आपको फिर आपका इंसुलेशन इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, आधा लगेगा। दूसरा है सांस लेने की क्षमता, ब्रीथेबिलिटी, और तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि टिकाऊपन, स्थायित्व। इसके बाद देखिए नमी अवशोषण, यानी कि जो मॉइस्चर है उसको अवशोषित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 84 आंसर करें, आप क्या बताएंगे, लागत, ठीक है, ओके। आप सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं ना वो जल्दी बन जाते हैं, मतलब कम पैसे में बन जाते हैं, लेकिन उनके लिए पैसा लगाना पड़ता है, बाकी ये तो बढ़ क्या हो जाएगा, ए हो जाए, जाना जाता है। ऊन है, कपास, आप पहले ये समझिए कि जो हाइपो एलर्जिक प्रॉपर्टीज है ये होता क्या है। हाइपो एलर्जिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ या सामग्री, ठीक है, जिसको छूने से, खाने से या प्रयोग करने से एलर्जी उत्पन्न करने की संभावना कम होती है या नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइपो एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए क्या ऊन है, साथ ही साथ और जूट है, ठीक है, अपान को मिलती है, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, 85 आंसर हो गया, ठीक है। आप एक चीज और फिर सुनिए, आप भी मैम ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर, तो हम लोग कॉटन को पढ़ते हैं, है ना, कि जो कॉटन है वो क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली है, बोलेंगे हाँ ह्यूमन फ्रेंडली है, क्यों, क्योंकि उसका कंपोजिशन
हमारा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हमारा कंपोजिशन भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जिसलिए हम उसको मानव मित्रवत के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात किसकी की जाएगी, एलर्जी की जाएगी, ठीक है, वो हम वहाँ पे सांस लेने की सुविधा है, वो ताप का सुचालक है, कई सारी प्रॉपर्टीज उसके पास है कॉटन के पास, तब हम उसे ह्यूमन फ्रेंडली कह रहे थे कि मानव को जैसा चाहिए वो वैसा है। लेकिन यहाँ पर एक क्वालिटी पूछी गई है, कौन सी, हाइपो एलर्जेनिक। तो ये जो हाइपो एलर्जेनिक क्वालिटी है, ये कॉटन से ज्यादा किसमें होती है, सिल्क में होती है, ये एलर्जी इससे नहीं होगी, ओके। या मिनिमम जैसे कैसे होता है कोई भी कपड़ा पहन ले, तो ये क्वालिटी सिल्क के पास है, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 87 आंसर क्या हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, क्योंकि तो जाके देखिए वो जूट से बनी है क्या, जूट अलग प्रॉपर्टीज देगा आपको, होता नहीं है, ठीक है। ताकत ठीक ठाक होती है, मतलब ताकत की वजह से नहीं हम कॉटन पहनते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वालिटी की बात हुई है, अब आंसर दीजिएगा, कौन सा फाइबर, आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी। आगे चलते हैं, घास के बीज को अलग करने के तो प्रयोग की जाने वाली मशीन कौन सी है, पहला है कॉटन जिन, है ना, पावर लूम, लेवाइजर। अब लेवाइजर का नाम सुन के न्यूट्रिशन साइंस फादर ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, एंटोनी लेवाइजर ही है, वो उनका ध्यान आया। पावर लूम तो एक लूम है। आंसर क्या होगा, कपास जिन, कपास जो नेचुरल फाइबर होता है, उन दोनों के बीच का जो प्रमुख अंतर है वो क्या होता है, पहला पुनर्नवीकरणीय फाइबर अधिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दूसरा वह कपड़े के लिए उपयुक्त नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 96 आपको आंसर करना है, आप क्या बताएंगे कि ये जो रीजनरेटेड फाइबर होते हैं ये केमिकली प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक सामग्रियों से रासायनिक रूप से क्या किए जाते हैं, प्रोसेस किया जाता है। रेयॉन क्या है, रीजनरेटेड है ना, लाइसेल, क्यूप्रा, मॉडल, ये सब क्या है, रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर के एग्जांपल है। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इसका स्थायित्व और इसकी ताकत, और लास्ट है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 97 आंसर आपको करना है। अब बताइए, हम लोग रस्सी और जाल बना रहे थे, है ना, वो भी है कंस्ट्रक्ट, बहुत महंगा है ये, क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ। नंबर 97 आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऊन में पानी को आप ऊनी कपड़े को धोइए, देखिए आप उठा नहीं पाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल। आप आंसर क्या है, पहला है गर्भ से, दूसरा है प्रसव से, तीसरा है बाल्यावस्था से, और चौथा शिशुआवस्था से। आप जानते हैं बच्चे का विकास जब वो गर्भ में आता है तभी से शुरू हो जाता है ना, वो शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में। कपड़ा बनाना रहे, जैकेट वगैरह, या ये जो आपका ये जो बेस्ट वगैरह ये सब बनाना रहे, तो हम कैसे बनाते हैं, केवलर, ठीक है। एक क्या है, एक निर्मित किया हुआ फाइबर है या कपड़ा है, जिसकी कई लेयर होती है, और ये अपनी मजबूती, मतलब जो बुलेट होती है ना, जो बुलेट होती है वो इस कपड़े को तोड़ करके फाड़ करके अंदर जाने में असक्षम होती है। आंसर आप क्या करेंगे, कपड़े बनाने, इंसुलेशन के कपड़े से क्या करते हैं, हम उससे रस्सी को बनाते हैं, या जो हमारे डोरमेट वगैरह है उसको प्रबंधन का मूल है। तीसरा प्रबंधन का प्रबंधन का हृदय ग्लास और कैंडल लिखा है, ठीक है, इसमें है नहीं, बट आप सुनिए लीजिए, प्रबंधन का ये जो आपका ग्लास और कैंडल है, इन्होंने मैनेजमेंट के लिए एक लाइन कही है, क्या ये कहा है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का हृदय कौन है, तो अब आंसर क्या करेंगे, इसे ही आधार कहा जाता है, इसे आपका ऊन में होती है, कपास में होती है, रेशम में होती है, या फिर लीलन में होती है। आप बताएंगे ये जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती है ये सबसे ज्यादा ऊन में होती है, ठीक है, ओके। के बाहरी पत्र से आपको क्या मिल रहा है, पहला पिन्ना टेक्स, रेशम, ऊन या कपास। आप जानते हैं ना, अनानास से जो हमें रेशा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, पिन्ना टेक्स। जापान का पारंपरिक वेशभूषा क्या है, हम आंसर करते हैं किमोनो। अब पूछा जा रहा है ये जो किमोनो है, जो कि जापान का ट्रेडिशनल गारमेंट है, ये किससे बना है, सिल्क से बनता है, कपास से, ऊन से, लीफ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या हो गया, हो गया। आंसर पता है क्या करेंगे, कि जो बांस का होता है ना, अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बम्बू ऐसे गिफ्ट भी कर देते हैं, बम्बू प्लांट, ठीक है, और लोग रखते भी हैं उसको, लकी मानते हैं, चाइनीज कल्चर है ना, ओके। पता है उसको आप थोड़े पानी में भी रखते हो, उस पर क्या नहीं लगता, वो उसमें फफूंदी नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, ये सब उसकी क्वालिटीज होती है। आप आंसर क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपका कपड़े में बांस फाइबर का जो मुख्य उपयोग का कारण है वो क्या है, इट ऑफ्टन यूज्ड टू प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, बताइए, सुरक्षा के कोई जगह उसकी सुरक्षा के यूज किया जाता है। आपके पास ऊन है, रेशम है, कपास है और लीलन है। आप ये बताइए, ऊन में क्या आग पकड़ती है, नहीं पकड़ती है ना, नॉर्मली लोग आपने टीवी में देखा होगा कि बच्चे की होता है ना ऊन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऊन एक ऐसा फाइबर है जो विशेष रूप से ज्वाला प्रतिरोधी है, और अक्सर सुरक्षा का क्या किया जाता है, उपयोग किसका यूज किया जाता है, जो अपनी मुलायमपन और चमक ले जाना जाता है, इट्स अ सिल्क, ठीक है, ओके। आगे चले, भारत से संबंधित है, और बालूचरी कहाँ से है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, जाता है। बताइए कौन सा प्राकृतिक फाइबर पारंपरिक भारतीय वस्त्रों जैसे साड़ी और पगड़ी में उपयोग के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट का सार है, पहला साधन के मात्र एक साधन है जिसके सहायता से हम अपने साध्य अर्थात बिंदु को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। तो पूछा गया प्रबंधन का सार क्या है, तो साधन के तौर पे मात्र एक ये मीडियम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, यह नमी को सूखता है और एंटी ओडोर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, नेक्स्ट पूछा जा रहा है लीलन, दूसरा है बांस, तीसरा है कपास और लास्ट है कोजो। बताइए
ये ड्रमस्टिक सब्जी, सहजन जानते हैं? हाँ, सहजन ही कहा जाता है। बताइए, ये देखा है मोरिंगा, सहजन, जो बहुत फायदेमंद भी होता है। जैसे पूरा लंबा लंबा दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना? ये देखिए, अब तो समझ जाओगे मोरिंगा, समझ रहे हैं ना? चल बिल्कुल, यही जो सहजन है इसी को मोरिंगा कहिए, इसी को ड्रमस्टिक कहिए, सब यही है, ठीक है? हाँ चलिए, अब ये देखिए, ये जो मोरिंगा है ना, ये देखिए कैसा हो जाता है जब ये बड़ा हो जाता है, तो मतलब टाइट हो जाता है ना, लोग इसको चूसने वाली सब्जी बनाते हैं, है ना? उसमें रेशे बहुत होते हैं। उसी रेशे से क्या किया जाता है, वही जो रेशा होता है ना, खुज्जा, जैसे गन्ने में होता है ना, वैसे इसमें भी होता है ना खुज्जा। उसी खुज्जे से क्या किया जाता है, बनाया जाता है क्या, उसी खुज्जे से बनाया जाता है रेशा। ओके ओके, हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। अब आप क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फाइबर मोरिंगा, मोरिंगा वही वही ड्रमस्टिक यानी कि वही जो सहजन है के पेड़ की आंतरिक छाल से प्राप्त होता है और पारंपरिक जापानी कागज के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो जो मोरिंगा है ना, वो जो सहजन के पेड़ की आंतरिक छाल से जो हमें मिल रहा है ना, ओके जी, उसे उसे उसको हम क्या कहते हैं, कोजो के नाम से जानते हैं, ठीक है? क्लियर? ओके, इस वजह से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 117 आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर और लास्ट आपके पास है रीसार्ट चेक, जिसमें पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है। ऐसे चेक को क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। और ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर और आमतौर पर डिस्पोजल आइटम जैसे चाय का बैग, ठीक है, होता है, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, जूट का यूज कर रहे थे। प्राथमिक तत्व क्या है, तो कला का प्राथमिक तत्व आपका क्या है, रंग है नहीं, आकार है नहीं, प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आंसर हम करते हैं आपका एक। पहले आप पोंचो देख लीजिए, पोंचो ये वाला जो परिधान होता है ना, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग पोंचो के नाम से जानते हैं। और ये कैसे बनता है, ये जो आपका ये है, पता है, ये अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का ट्रेडिशनल है ये, ठीक है? और ये किससे बनता है, ये ऊन से बनता है। और ऊन में भी ये किससे बनता है, अल्पाका, अल्पाका वूल से बनता है। आंसर आपका अल्पाका बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऊन माना जाता है। 5 सिद्धांत है, कौन कौन सा, अनुपात, बल या दबाव, यानी उनके नाम से भी जानते हैं। अनुपात, तो अनुपात की बात होगी तो संबंधों का नियम, ये अलग ही चीज है। केंद्र के दोनों तरफ समान प्रभाव, ये संतुलन है। लय अलग चीज है, लय तो होगा हार्मनी, एक रूपता कहिए, समरूपता कहिए, अनुरूपता कहिए, बात एक, ठीक है? चलिए बताइए कैसा रहा आपका। आपके पास लार्ड है, लार्ड का मतलब आप समझिए एनिमल फैट से, यानी कि एक तरीके से मांस से प्राप्त होने वाली वसा। दूसरा आपके पास मक्खन है, वसा युक्त मछली है, सरसों के बीज है और अखरोट है। आपको बताना है ओमेगा 3 का रिचर सोर्स कौन होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ओमेगा 3 की बात करें ना, तो ये जो आपका वसा युक्त मछली है, सरसों के जो तेल है और जो अखरोट है, ये तीन क्या है, ओमेगा 3 के रिचर सोर्सेस होते हैं, यानी कि बेहतर सोर्स होते हैं। तो आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे सी, डी और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड के एक तरीके से रिचर समूह होते हैं, जो वसा प्राप्त हो रही है उनसे बनता है। और इसमें भी मेनली जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो आपका होता है पिग, यानी कि सुअर से, जो आपको लार्ड कहते हैं। और एक और टर्म याद रखिएगा, पोर्क, है ना, स्पेसिफिक पोर्क जो है वो सुअर के मांस के लिए यूज किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अभी हमने ये सुना क्वेश्चन नंबर 2 में, लिनोलिक एसिड फैटी एसिड्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपने आंसर किया मछली के तेल से मिले थे, सरसों के तेल से मिले थे और अखरोट से मिले थे। अब यहाँ पूछा गया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है कौन कौन से। आपके पास है क्या, अल्फा निलोलेनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, इसके साथ ही सेप्टेनोइक एसिड है, डोकोसेक्सोनोइक एसिड है, पोमेटिक एसिड है और स्टीयरिक एसिड है, ठीक है? आपको बताना है कि ओमेगा 3 के अंतर्गत कौन आएगा। आपको ओमेगा 3 समझ, एक्चुअल में ना फैटी एसिड्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड्स। तो एसिड्स को क्या किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है? कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका सैचुरेटेड होता है, दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, अर्थात असंतृप्त वसा होता है। ब्यूटेरिक एसिड जो कि मक्खन में पाया जाता है, फिर आपका आता है कैप्नोइक एसिड जो कि मक्खन में ही पाया जाता है, कैप्रिक एसिड जो कि ताड़ के तेल से मिलता है, फिर आपका लॉरिक एसिड जो नारियल होता है ना, कच्ची गरी, सॉरी ये जो आप जिसको हम घिस करके खीर वगैरह में डालते हैं, गोला है ना, वो तो नारियल के तेल में मिलेगा। मिरिस्टिक किस में मिलता है, जायफल में मिलता है। और फिर मिरिस्टिक के बाद आपके पास क्या है, वो आपके पास पॉल्मिटोलिक एसिड है, ये आपको जंतु एवं वनस्पतिक तेल से मिलेगा। आपके पास स्टेरिक है, ये भी आपको जंतु और वनस्पति से मिलता है। और आपके पास कौन है, आपके पास आर्किडिक एसिड है, ये आपको मूंगफली के तेल और चर्बी से मिलता है। अब ये जितने भी लिस्ट आपने देखे ना, ये सब कौन से उदाहरण थे, सब सैचुरेटेड फैटी एसिड के, यानी संतृप्त वसा के उदाहरण थे, ठीक है? सैचुरेट, आपने सुना क्या, फैटी एसिड्स को 2 हिस्से में हमने डिवाइड किया, एक आपका सैचुरेटेड था, दूसरा
सा अनसैचुरेटेड था, सैचुरेटेड के अंदर ही आपका लॉरिक, कैप्रिक, कैप्टोइक, लॉरिक, मिस्टिक, जायफल, ये सारे आ रहे थे। ठीक है, अब हमें सैचुरेटेड क्लियर हो गया। अनसैचुरेटेड जो है ना उसमें और क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पर हमने सैचुरेटेड क्लियर लिखा और उसके उदाहरण लिखिए कि ये सब उसके सैचुरेटेड फैटी एसिड के उदाहरण है। बट यहाँ पे जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे ना तो यहाँ पर इसको क्या किया गया, पहले दो हिस्से में तोड़ा गया है। एक को कहा गया है मूफा और दूसरे को क्या कहा गया है, पूफा कहा गया है। मूफा में 3 आते हैं। मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एकल बंध होता है। मोनो का मतलब होता है एकल, ठीक है। तो यहाँ पर मूफा में क्या है, एकल बंध है। तो ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें 3 आते हैं। कौन सा, सबसे पहले आपका आता है पाल्मिटोलिक एसिड आता है, फिर ओलिक एसिड आता है और इरियूशिक एसिड आता है। किसमें आते हैं, ये आते हैं मूफा में। दूसरे साइड क्या है, पूफा है। अब जब पूफा की बात करेंगे ना तो पूफा के 2 प्रकार हैं, एक ओमेगा 3 है और दूसरा क्या है, ओमेगा 6 है। अब जो ओमेगा 3 है उसमें 3 आते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले आपके पास लिनोलिक है, दूसरा आपके पास इकोसेक्सनोइक है और जो तीसरा है वो क्या है, वो डोकोसेक्सनोइक है। ठीक है, ये ओमेगा 3 में आते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, ओमेगा 3 में कौन आता है, ओमेगा 3 में आपका लिनोलेनिक आता है, फिर आपका इकोसेक्सनोइक आता है और डोकोसेक्सनोइक आता है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को पूछा क्या गया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में या 3 प्रमुख ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से हैं। आपने देखा ना, लिनोलेनिक था और क्या था, इकोसेक्सनोइक था, दूसरा और क्या था, डोकोसेक्सनोइक था। पॉमेटिक तो आपने वहां पढ़ा था ना जब आप संतृप्त पढ़ रहे थे, यानी कि संतृप्त वसा। स्टीयरिक भी आपने कहाँ देखा है, संतृप्त में पढ़ा है। ब्यूटेरिक मक्खन वाला, ये भी आपने कहाँ देखा था, संतृप्त में देखा था, है ना। तो अब हम सीधे सीधे आंसर कर सकते नहीं कि अगर हमसे ओमेगा 3 पूछा गया है तो हमारे पास लिक्विड में। यहीं पे अगर हम क्वेश्चन को जल्दी से आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन 3 संतृप्त वसा का उदाहरण है, आप आंसर क्या करेंगे। तो ऐसे फैटी एसिड्स हैं जब आप नॉर्मल फैटी एसिड और आपका डोकोसेक्सोनोइक, ठीक है। जबकि ओमेगा 6 में क्या है, लिनोलिक और आर्किडोनिक है। ठीक है, ओमेगा 6 अगर पूछा जाता तो उसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक आपका लिनोलिक है और दूसरा आपका क्या है, आर्किडोनिक है। और इन केस कभी आपसे पूछा जाए आवश्यक वर्गीय अम्ल कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, आप तुरंत बताएंगे। एक आवश्यक अमीनो एसिड हमारा लिनोलेनिक है, दूसरा हमारा आवश्यक अमीनो एसिड लिनोलिक है और तीसरा हमारा कौन सा है, आर्किडोनिक है। क्या मेरी बात क्लियर है, एक बार बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है। हमने आपसे बोला कि जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं उनको हम 2 हिस्से में बांटते हैं, पूफा होता है, दूसरा पूफा होता है ना। तो पूफा में कौन कौन आता है, पूफा में आपका आता है तो एक आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6, अच्छा ऐसा नहीं है कि ओमेगा 9 नहीं होता, ओमेगा 10 नहीं होता, या सॉरी ओमेगा 12 नहीं होता, ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये हमें ज्यादा कंसीडर करना है। ओमेगा 9 भी होता है, ओमेगा 12 भी होता है। ठीक है, ओमेगा 3 के प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा मधुमेह और लास्ट आपका एक्लेम बताएंगे कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। क्या कहता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से इसे जाना जाता है। किसी को मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी। प्रीविया गर्भावस्था में एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी खत में क्या हो जिसमें प्लेसेंटा बिल्कुल गर्भ के नीचे आ जाए, मतलब जा रहा है ऐसी स्थिति है। मधुमेह क्या है, तो ग्लूकोज के बच्चे का विकास बाधित होगा, बच्चे के विकास में समस्याएं आएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेयर करने के लिए हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधे अभी 2023 में नेट में आपसे पूछा गया, विटामिन B12 के लिए किस आवश्यक घटक की जरूरत पड़ती है, आंसर क्या था, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, आई फैक्टर नहीं है, तो विटामिन B12 की संरचना कोबाल्ट की वजह से इतनी जटिल होता लोगों में होती है। ऊपर से जो वानस्पतिक कहाँ से रहा है, पहला आपका है पैराइटोसेंटिक कोशिकाओं के द्वारा और लास्ट आपका है सैफ। आंसर करिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आप आंसर क्या करेंगे कि आपके अमाशय, बेसिकली ये कहाँ से आता है, ये आपको अमाशय से मिलता है। ये जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा, पेराइटल कोशिकाओं से मिलता है। कहाँ से हो जाएगा, क्वेश्चन को 2 कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। एक आपके पास क्या है, ऑक्सीजनिक कोशिकाओं को भी देखने को मिलेगा और दूसरा पेराइटल। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में है, ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तब आप आंसर किसको कर देंगे, पेराइटल को करेंगे। अगर पेराइटल नहीं होता तो आप ये जो तीसरा वाली चीज उनके सही में डाइजेस्ट नहीं होगी, है ना। दूध, अगर दूध आप समझ ही रहे हैं, दूध की जो शर्करा है उसी को क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहता है। इनटॉलरेंस मतलब उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो पचा नहीं पाएंगे दूध। पता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है अस्थायी सूजन। हम कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कहते हुए भी, एसिडिटी हो गई, ऐसा लग रहा है पेट एकदम सूज गया है, पेट एकदम टाइट हो गया है। तो बेसिकली ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है
ये अस्थाई सूजन, ठीक है, अस्थाई सूजन, पेट टाइट, ठीक है, होती है, पेट सूज जाता है अस्थाई रूप से, ठीक है, पेट में ऐंठन होगी, जी में चलना भी होगा, लेकिन बुखार नहीं होता है, बुखार नहीं होता है। और आपसे यही पूछा गया है, कौन सा लक्षण नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो। फाइबर का मतलब रेशा, रेशा से भी हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर पूछा जाला अपनयन के लिए बहुत अधिक व्यायाम करना। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर आपको करना है, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। देखिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं ना कि जो टर्म लिखा हुआ है भाई, हम किसी के इलाज की बात कर रहे हैं ना, तो वो रोग क्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है ना, पहले ये समझ लीजिए फिर आप आंसर करना। बेसिकली क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक वंशानुक्रम रोग है, ठीक है, हेरिडिटी से आपको मिला हुआ है, माता पिता से आपको मिला हुआ है, ओके। कौन सा? फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक एमिनो एसिड का फिनाइल कीटोन यूरिया एक आनुवांशिक वंशागत रोग है। यह फिनाइल एलेनिन आपको याद है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है ना। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। तो अमीनो अम्ल फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने में उत्प्रेरित करता है, ठीक है। मतलब क्या है? ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया है ये एक एंजाइम की कमी से हो रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक एंजाइम की कमी से हो रहा है। और इस एंजाइम की कमी से होता क्या है? ये जो फिनाइलेलिन है जो कि एक अमीनो एसिड है, ये किस में नहीं बदलता? ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, ठीक है। और ये जो रोग है इस स्थिति को क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं। आप फिर से सुनिए, वो क्या रहा है फिनाइल कीटोन यूरिया में? फिनाइल एलिनिन नाम का एक अमीनो एसिड है, वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। लेकिन चूंकि आपके शरीर में क्या नहीं है, आपके शरीर में हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो गई है। और ये जो आपका हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है इसकी कमी की वजह से ये जो फिनाइल एलिन नाम का एमिनो एसिड है ये किस में नहीं बदल पाता है? टायरोसिन में बदल नहीं पाता है। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? फिनाइल कीट में सीमित प्रोटीन के साथ ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों सीमित मात्रा में हम प्रोटीन करें? क्योंकि प्रोटीन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये जो आपका फिनाइल एलिनिन था वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है। हम उसको ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो ठीक हो, है ना। और ऐसे में हम उसको प्रोटीन प्रकार के आहार की सलाह दी जाती है। बताइए, सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल, तो बहुत किताब में नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, आप लोग जहाँ फिजिकल वर्क 0 हो चुका है, मतलब हम अपना काम करते नहीं है ना। तो और हम सोर्सेस बड़े सारे सही रख रखाव की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। उच्च प्रोटीन और टेलिन, यही टायरोसिन में नहीं बदल रहा था तो क्या हो रहा था? फिनाइल कीटोन यूरिया हो रहा था। एक वेलिन है। आंसर तुरंत आप क्या करेंगे? मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है? एक सल्फर युक्त काइलोमाइकॉन्स के जोखिम को कम करने के क्या है? ये जो हृदय संबंधी रोग होता है ना, हृदयाघात, है ना, हृदय संबंधी रोग को क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। आइए, ठीक है, आप आंसर क्या करेंगे? यदि एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है तो इसके खतरे को कम करने के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने का करेंगे कोलेस्ट्रॉल 200 से हमारा HDL है वो हमारा 60 से क्या हो? ज्यादा हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर होगी बात? टिक करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक करेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने पता नहीं कैसे सी वाला आंसर आप लोग कर रहे हैं। ये देखिए, ये 200 से ज्यादा बता रहा है। 200 ज्यादा हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, हमें कोलेस्ट्रॉल 200 से कम ही चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो। आंसर करेंगे कौन सा? आप क्या कहते हैं? यहाँ ये पूछा गया है दीर्घकालीन यकृत की बीमारी के अंतिम चरण, मतलब लास्ट स्टेज है लीवर की बीमारी का, ठीक है। अंतिम चरण फैटी लीवर। और जब से आपने ये कोविड के बाद तो फैटी लीवर बहुत जनरल हो गया है। जब लीवर आपका बिल्कुल काम करना बंद करेगा, दीर्घकालीन यकृत की बीमारी के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? लीवर फेलियर संबंधी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के साथ किसकी मित्रता है? कौन कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा था? बताइए, आंसर क्या आएगा? से कार्बोहाइड्रेट, मतलब भोजन से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट ने अपनी नोट्स में कार्य में सबसे पहला या दूसरे नंबर पे यही चीज लिखी है कि जो थायमिन है ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में मदद करता है। और साथ ही साथ जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट, मतलब भोजन से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट, तो जो भोजन है उससे उसको ऊर्जा में बदल करके कोशिकाओं तक पहुंचाने में ये मदद। ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो अनुवांशिक विकार है जो कि किसकी वजह से हो रहा है? ट्राइसोमी 21 जिसे हम कहते हैं, है ना।
ये तो अलग ही है, ये तो अनुवांशिक विकार है, ठीक है। ओके, सिंड्रोम है बेसिकली, डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइना बाइफिडा, विटामिन B9 अर्थात फॉलिक एसिड की ट्यूब डिफेक्ट, क्लियर। बाकी ग्वाइटर महिला, प्री स्कूल चिल्ड्रन, दूसरा गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स ना हो। तो आपने ये सुना है 5 साल तक के बच्चों को अगर हम सैंपल में ले रहे हैं तो हम उस देश का सबसे बढ़िया न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, पोषण मूल्यांकन हम सबसे बढ़िया करेंगे। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि वैश्विक आबादी का कौन सा समूह एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित है? क्या वो आपका प्री स्कूल बच्चे, प्री स्कूल मतलब समझ रहे ना, स्कूल की एज क्या है, 2 से 6 है ना, प्री स्कूल मतलब 6 से पहले वाला, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वाला, ठीक है। गर्भवती महिला आप समझी रहे हैं, आने वाली लैक्टेटिंग वुमेन समझ रहे हैं। आंसर क्या होगा? पूर्व स्कूली बच्चे, इन बच्चों में एनीमिया सबसे ज्यादा है। किसी में 2 भी नहीं देखेंगे, बस ऐसे आप एक पैराग्राफ पढ़ के निकल जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी पूछा गया अनुपातहीन पोषक तत्व, अनुपात मतलब सही प्रपोर्शन पे नहीं है, डिसप्रपोर्शन, ठीक है। अनुपातहीन पोषक तत्वों के सेवन के परिणाम स्वरूप कौन सा कुपोषण होता है? पहला अतिपोषण, अतिपोषण का मतलब हो गया ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन में हमें हमारी आवश्यकता से ज्यादा मिलता है। कम पोषण मतलब जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है अल्प पोषण, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन, हमें हमारी आवश्यकता से कम मिला है। तीसरा है पोषक तत्वों में असंतुलन, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको इम्बैलेंस मालन्यूट्रिशन कहा जाता है। और लास्ट आपका है पोषक तत्वों की विशिष्ट कमी, जिसको स्पेसिफिक मालन्यूट्रिशन कहा जाता है। स्पेसिफिक मालन्यूट्रिशन ऐसा कुपोषण होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी एक चीज की कमी है, लाइक सिर्फ और सिर्फ लोहे की कमी है, यानी आयरन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की कमी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक मालन्यूट्रिशन कहा जाएगा। जबकि ये जो इम्बैलेंस मालन्यूट्रिशन होता है, इसमें कोई तत्व आपको ज्यादा मिल जाएगा, कोई तत्व बहुत कम है। कैल्शियम आपके शरीर में बहुत ज्यादा है लेकिन आयरन उतना ही कम हो गया है ना। विटामिन बी बहुत ज्यादा है लेकिन विटामिन सी आपके शरीर में है ही नहीं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? ऐसी स्थिति को कहा जाता है अनुपातहीन पोषक तत्व, ठीक है। तो अनुपातहीन पोषक तत्वों के सेवन के परिणाम स्वरूप कौन सा कुपोषण होगा? जब हम अनुपात में पोषक तत्व ही नहीं ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमें कुपोषण होगा वो भी कैसा? बैलेंस होगा। आंसर क्या? ये रोग के संक्रमण के दायरे जो होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहला आपका होता है स्पॉर्डिक, ठीक है, फिर आपका एंडेमिक, फिर आपका एपिडेमिक, और जब सबसे बड़ा हो जाए, जब पूरी दुनिया में फैल जाए, तब उसको क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहा जाता है। तो पूछा गया समय की अवधि में एक क्षेत्र में बीमारी की लगातार उपस्थिति क्या कहलाती है? आप इसे एंडेमिक कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे, स्पॉर्डिक कहेंगे या पेंडेमिक कहेंगे। अब एक निश्चित क्षेत्र की बात हो रही है, पेंडेमिक होगा नहीं, क्योंकि पेंडेमिक तो पूरे दुनिया में होता है ना। पेंडेमिक किसमें होता है? पूरी दुनिया में होता है। स्पॉर्डिक कहीं कहीं होगा, यत्र तत्र कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बच क्या रहा है? एपिडेमिक और एंडेमिक। आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहा जाएगा एंडेमिक। समय की अवधि में एक क्षेत्र में बीमारी की यदि लगातार उपस्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है आजकल, आप देखिएगा, ये भी नया क्वेश्चन पेपर का है क्वेश्चन, और मैंने अभी जो 125 में डाला था वो भी आपका दूसरे क्वेश्चन पेपर में ही था, वो भी नया ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मांस में मौजूद नहीं होता है? मतलब ये जो आपका मीट है, मटन जो है आप खाते हैं, जो मांस खा रहे हैं, इसमें क्या नहीं होता? फैट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, कि लोहा नहीं होता? आंसर करिए। आप आंसर क्या करेंगे? यदि हम मांस की बात करें तो मांस में हमारा फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लोहा भी होता है, क्या नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट होता है। जरा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बताइए, मांस में जो प्रोटीन है उसको हम क्या कहते हैं? मांस में जो प्रोटीन हमें मिलता है उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे नेल्स में, हेयर में क्या है? केराटिन प्रोटीन है ना। अंडे में एल्ब्यूमिन है, ऐसे हम कहते हैं ना। दूध में केसिन है। वैसे ही जो हमारा मांस है, मांस में कौन सा प्रोटीन होता है? ये जरा आप हमें बताइए। बाकी मांस में क्या नहीं होता? तो मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लंबे और दुबले लोग या पेंडेमिक कहेंगे। अब एक निश्चित क्षेत्र की बात हो रही है, पेंडेमिक होगा नहीं, क्योंकि पेंडेमिक तो पूरे दुनिया में होता है ना। पेंडेमिक किसमें होता है? पूरी दुनिया में होता है। स्पॉर्डिक कहीं कहीं होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चाइल्ड डेवलपमेंट जब पढ़ा था तो भी ये पढ़ा था। इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक को कहा जाता है एक्टोमार्फिक, दूसरे को कहा जाता है क्या? दूसरे को कहा जाता है मेसोमार्फिक, ठीक है।
दूसरे को क्या कहा जाता है, मेसोमार्फिक, और जो तीसरा होता है इसको क्या कहा जाता है, एंडोमार्फिक। ठीक है, पहले आपका क्या है, एक आपका है एक्टोमार्फिक, दूसरा आपका है मेसोमार्फिक, तीसरा आपका एंडोमार्फिक। याद है आपको हम लोगों ने 3 प्रकार का व्यक्ति पढ़ा था शरीर रचना के हिसाब से, और हमने ये पढ़ा था ये जो एक्टोमार्फिक है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये बहुत दुबले पतले होते हैं। दुबले पतले शरीर वाले को क्या कहा जाता है, एक्टोमार्फिक। दुबला पतला, भाई शरीर में फैट है नहीं, मांसपेशियां है नहीं, मसल्स है नहीं, तो व्यक्ति दुबला ही होगा। तो एक्टोमार्फिक लंबे और दुबले पतले वाले होते हैं, जिसमें फैट नहीं हो, जिसमें मांसपेशियां नहीं हो। ठीक है, जबकि मेसोमार्फिक क्या होते हैं, ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं, हंग पर्सनैलिटी वाले, मतलब इनमें फैट होता है, इनमें मसल्स होती है, लेकिन ये मोटे नहीं होते हैं, ये बिल्कुल एकदम ओबेसिटी के शिकार नहीं होंगे, हेल्दी बॉडी वाले होंगे, अर्थात हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होंगे। इनको क्या कहा जाता है, मेसोमार्फिक कहा जाता है। और ये जो तीसरा आपके पास है ना, एंडोमार्फिक, ये बहुत अधिक वसा वाले, बहुत अधिक मांसपेशियों वाले होंगे, अर्थात बिल्कुल मोटे होंगे, छोटे और मोटे, गोलगप्पे जैसे छोटी, जो एक उसमें एक विकृत गंध डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, एक्रिलिक, गले में जलन आता है। आपने फैट की टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है। तो ये जो रेंसिडिटी है ना, बेसिकली फिर है अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि यूवी किरणें। बताइए, ये जो रेंसिडिटी है इसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, जो जिम्मेदार नहीं है वो ध्यान रखिएगा, कौन कौन जिम्मेदार है इसको भी नोट करिएगा। 100% है, यानी ये प्रभावित करेगा। ठीक है, सूर्य की किरणें भी प्रभावित करती हैं, ये भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, कौन प्रभावित नहीं करेगा, ये जो एंजाइम है ये प्रभावित नहीं करता, ऑक्सीजन भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर के भीतर होना चाहिए। जैसे हमें फैट से भी ऊर्जा मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, हमें प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन जो हमें फैट से मिलने वाली ऊर्जा है वो किस रेंज में आनी चाहिए, है ना। पहला 10 से, जो पहला है वो 10 से कम, 10% से कम, दूसरा 10 से कम हो जा रहा है ना, इतना कम रहेगा तो भी हमारे लिए जो 20:35 वाला रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ आंसर क्या करेंगे, ये जो हमारा 20 से 35 का रेशियो है ये हमारे लिए बढ़िया है। मांसपेशियों का गल जाना, मांसपेशियों का क्षय। ठीक है, दूसरा झुर्रीदार त्वचा, तीसरा रोग प्रत्युत हो गया, फैटी लीवर हो गया, ये सब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, याद है। तो आप क्या बताएंगे कि मेरेस्मस की विशेषता नहीं है, तो ये जो सूजन है, ये जो आपका ओडिमा है, पानी का, शरीर का सूज जाना, पानी भरना जिसको हम सामान्य में कहते हैं, ये क्या है, ये मेरेस्मस का लक्षण नहीं है, बल्कि ये किसका है, क्वेश्चन का लक्षण से क्या होता है, वसा की कमी से स्पाइनोडर्मा होता है। ठीक है, और यहाँ रोग नहीं लिखा, यहाँ उस रोग की विशेषता लिखी, आपकी त्वचा क्या हो जाती है, बेगोड स्किन हो जाती है ना, टोट के जैसी, कछुए जैसी हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल है पहला। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो या अनुपात, जिसको PER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, PER। दूसरा नेट प्रोटीन रिटेंशन, नेट प्रोटीन रिटेंशन। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, और चौथा है बायोलॉजिकल वैल्यू। आप बताइए आंसर क्या हो, याद है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो में, जैसे हम ग्रोथ मेथड भी कह रहे थे, हम बच्चों को समूह में बांट दिए थे और हम उनको स्पेसिफिक प्रकार का अमीनो एसिड दे रही है ना, यही हमारी हड्डियों और दांतों के लिए। गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तचाप को रोकने, नहीं होता तो इसको सही करके आप बताएंगे। प्रोटीन का काम होता है ना, कोशिकाएं, कोशिकाओं को बनाने का काम, कोशिकाओं से ही टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू बनेंगे नहीं, मात्र उसको के लिए एनुअलिटी आपकी मसल्स के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक, कब, तो ऐसा नहीं कि वजन कम हो गया तो मैं एकदम परेशान है, हाय मेरे बच्चे को क्या होगा, आपको कब परेशान होना है ये। तीसरा, जन्म का वजन 7 दिन में वापस नहीं आने पर, और डी है आपका वजन में 10 से ज़्यादा की कमी, या वजन के जन्म के वजन के वापस 14 दिनों में हासिल नहीं होना। बताइए, यदि वजन 10% घट गया, 10% नहीं, बच्चे का वजन 7 दिन में वापस आया है ना, तो भी नहीं आपको परेशान होना है। आपको कब परेशान होना है, जब वजन से 10% ज़्यादा की कमी हो जाए, या ज़्यादा वेट कम हो जाए, या जन्म के वजन का पूछा गया था लेवाइजर, उसका फादर ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपने आंसर किया था लेवाइजर, है ना, वो वर्ल्ड लेवल में। यहाँ क्या पूछा गया है, भारत में पोषण विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आपके पास हु इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस इन इंडिया, MS स्वामीनाथन, बलवीर कुरियन, L लक्ष्मैया, या क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, पर और करेंगे, इसका आंसर बहुत आसान है, आप तुरंत से आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे ना, रोज हमें मिलता है, हम लोग कल विटामिन B17 की बात कर रहे थे, विटामिन B17 है ना, विटामिन P, विटामिन Q, ये सब क्या है, सब नए हैं, इनके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पूछा गया है
शरीर में लोहे के अवशोषण को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध ज्ञात कारक है। सबसे पहले तो आप यही बता देंगे विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी चाहिए। दूसरा क्या है, लैक्टोफेरिन। ओके, लैक्टोफेरिन का मतलब एक तरीके से आयरन से होता है, ठीक है, फेरिन, फेरस, ये सब आयरन के ही सब्सटेंस हैं। तो आंसर क्या होगा, ए और सी, ठीक है। ए और सी क्या है, ये आपके जो लोहे के अवशोषण है उसको बढ़ाने में भूमिका, वैल्यू ऑफ फूड, शरीर में जाकर के आपको क्या ऊर्जा दे रहा है, वो पर्टिकुलर वो आपका खाद्य पदार्थ या वो भोजन। आंसर क्या होगा, वानस्पतिक जगत से मिलता है, याद है। ओके, बताइए, क्लियर। तो हरे पौधों में पाया जाने वाला विटामिन के का प्रमुख रूप क्या है, फाइनोक्विनोन। वैसे ध्यान में होता है, ठीक है, एक आपका होता है फाइनोक्विनोन और दूसरा होता है फ्रैंक्विनोन। जो फ्रैंक्विनोन होता है वो आपको एनिमल सोर्स में मिलता है, और जो ये आपका फाइलोक्विनोन है ये आपको हरी सब्जी, पालक इत्यादि है ना, हरी पत्ते वाली सब्जियों में ये मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कोएंजाइम Q10, ये हमारे शरीर में ही संश्लेषित होता है, वसा में घुलनशील होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हमारे शरीर में सड़ने की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, उसको ये कम करता है। अग्रगामी कहलाते हैं कैटोनाइड, रेटिनॉल, या फिर आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और याद करिए, किसी को गठिया हुआ होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रोटीन बैन करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का लास्ट जो ना, ग्लूकोज से कई सारे नाम है ना, फलों की सजा, फ्रक्टोज के कई सारे नाम है, तो ये अल्टरनेट नेम दे दिया है, मेन नेम नहीं दिया, अल्टरनेट नेम। जैसे अगर डेक्सट्रोज की बात करें ना, तो डेक्सट्रोज किसका नाम है, ग्लूकोज को ही हम क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। और ये जो लेब्यूलोज है ना, ये जो आपको लेब्यूलोज दिख रहा है, ये लेब्यूलोज का मतलब होता है फलों की सगरा, अर्थात जो फ्रैक्टोज है इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेब्यूलोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को मिला करके आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, कहा जाता है, और दूसरा अणु फ्रैक्टोज का मिलेगा, जिसका एक अलग अल्टरनेट नेम क्या। तो अब इसमें इनवर्ट शुगर है, सांद्रता, पीएच वैल्यू, या फिर आपका रिडॉक्स पोटेंशियल, जल्दी से किया जाता है, पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 67 सी है, ए हो गया। बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया, फिर आपका है साबुनीकरण, जल्दी से आंसर करिए। असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे। असंतृप्त को संतृप्त में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण की। संतृप्त वसा को किसमें बदलना है, असंतृप्त में बदलना है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वेंटराइजेशन कहते हैं, शीत सहनशीलता कहते हैं, मेथड है, ठीक है। और इससे खाद्य पदार्थ पक जाएगा, सब्जियां पक जाएंगी, ठीक। स्ट्यूइंग भी क्या है, ये भी खाद्य पदार्थ को पका, बेसिकली उबालना, यानी कि बॉइलिंग, स्ट्यूइंग, सिमरिंग, ये तीनों जल से कुकिंग करने की 3 विधियां हैं, बॉइलिंग, स्ट्यूइंग और सिमरिंग, ठीक है। इसका मतलब उबालना, इसका मतलब होता है पकाना, इसका धीमी आंच पे पकाना होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लांचिंग हो जाएगा। एंजाइम को निष्क्रिय किया। वाइन जो शराब का एक पदार्थ है, ठीक है, आप पढ़ेंगे पेय पदार्थों में वाइन मिलता है। ये शराब जो वाइन है उसमें भी अंगूर से बन रही है, मतलब जिसकी भी वाइन बने, बेसिकली वाइन के भीतर तो कई कैटेगरीज आ गए हैं, ठीक है। काजू की वाइन बन रही है, शराब का अंगूर की बन रही है, जामुन में बन रही है, बड़ी सारी बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों ही क्या है, फर्मेंट करके बन रहे हैं, खमीरीकृत बन के बन रहे हैं। लेकिन ये जो मार्मलेड है ना, ये फल से ही है। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा फाइटेट का घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तन, और लास्ट आपका उपरोक्त सभी। बताइए दालों के अंकुरण का प्रभाव क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। तो देखिए विटामिन सी की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, और विटामिन सी अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, लोहे का अवशोषण बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि लोहे के अवशोषण में विटामिन सी की भूमिका है, बहुत बढ़िया। दाल में ना कुछ नुकसानदायक पदार्थ भी होते हैं, जैसे सोपेनिन है, ठीक है, सैपोनिन, ये दाल में जो झाग है ना, ये सब विषाक्त पदार्थ है। तो जब आप दाल को अंकुरित करते हैं बेसिकली, तो ये जो फाइटेट्स हैं, ठीक है, ये फाइटेट का घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तन, फाइटेट्स ये हमारे नुकसानदायक है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये बदल जाएंगे किसमें,